हेलो बच्चों, आज हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि पद परिचय में हमें किन किन चीज़ों की जानकारी देनी होती है और उसको हमने दो भागों में बांटा था, विकारी पद और अविकारी पदों में। तो विकारी पद में कुल 4 चीज़ें आपने सीखी थी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम संज्ञा शब्दों को पहचानना सीखेंगे और उसका पद परिचय किस प्रकार से दिया जाता है ये आपको आज सिखाएंगे। तो जब संज्ञा का पद परिचय दिया जाता है, संज्ञा पदों का परिचय दिया जाता है, तो उसमें हमें संज्ञा का भेद बताना होता है, लिंग बताना होता है, वचन बताना होता है और कारक बताना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो भी किसी का नाम जब वाक्य में आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद होता है। राम, गीता, आगरा, पीलीभीत, ये सब नाम है, चाहे किसी व्यक्ति के हों, किसी स्थान के हों या फिर किसी वस्तु के हों। तो यहाँ पे ये सारे जो नाम दिए हुए हैं ये सारे क्या हैं, व्यक्तिवाचक को दर्शा रहे हैं। जातिवाचक में कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, जैसा कॉमन जो हो, लड़की, कुर्सी, घोड़ा, ये किसी का नाम नहीं है बल्कि किसी एक जाति को बता रहा है, जाति विशेष को बता रहा है। तो जहाँ पे ऐसे नाम आते हैं वो जातिवाचक के भेद में रखे जाते हैं। और भाववाचक संज्ञा में जो भी कोई मन का भाव होता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अच्छाई, बुराई, प्रेम, घृणा, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जातिवाचक में हम 2 भेद और मान सकते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसको आप केवल अगर जातिवाचक भी लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। जैसे द्रव्यवाचक में जितनी भी धातुएं होती हैं, मेटल जो होते हैं, वो यहाँ पे उनके नाम आ जाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, या जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, पानी, घी, तेल, उसको भी हम द्रव्यवाचक में रखते हैं। और समूहवाचक में जो ग्रुप वाली चीज़ें होती हैं वो नाम यहाँ पे रखे जाते हैं, सेना, कक्षा, सभा, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने इसको पद परिचय में किस प्रकार से पहचानना है और उसको भेद, लिंग, वचन और कारक के साथ बताना है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। करीम ने छोटी बहन के लिए मिठाई खरीदी। अब यहाँ पे कौन कौन से शब्द हैं जो संज्ञा को बता रहे हैं। करीम शब्द बहन पे अंडरलाइन है और मिठाई शब्द पे अंडरलाइन है। इन तीनों का हमें पद परिचय देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करीम शब्द की। ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है ये। और करीम शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। लिंग कौन सा है इसमें, पुल्लिंग। वचन एक वचन है और कारक कौन सा है, कर्ता कारक। कर्ता कारक कैसे है, क्योंकि करीम के बाद क्या विभक्ति लगी है, ने। तो जो भी विभक्ति लगी हुई होती है उसी के साथ हमें पहचानना होता है कारक को। तो कर्ता ने यानी करीम ने, ये क्या है, कर्ता कारक। इस तरीके से आपने करीम शब्द का पूरा परिचय यहाँ पे दे दिया। अब दूसरे शब्द पे जो अंडरलाइन है वो है बहन शब्द। बहन शब्द का नाम नहीं दिया, जो एक बहन शब्द है ये एक जाति को बता रहा है और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर यहाँ पे नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाता। जातिवाचक है और बहन शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है और संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक यानी के लिए, ये किसका चिन्ह होता है, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये के लिए जो है वो संप्रदान कारक है। इसी तरीके से तीसरा शब्द है मिठाई। मिठाई शब्द भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। कोई यहाँ पे नाम नहीं आया है, एक कॉमन चीज है तो जातिवाचक संज्ञा है। स्त्रीलिंग है मिठाई भी। अब आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, आप मन में कोई वाक्य बना के देख सकते हैं। जैसे मिठाई खाई जाती है, खाया नहीं जाता है, तो क्रिया के द्वारा हमें पता चल रहा है कि मिठाई शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है और कर्म कारक है। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि मैम कर्म कारक की तो पहचान होती है को, तो यहाँ पे को तो लगा नहीं है, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे को शब्द जो है वो लुप्त है, लेकिन कार्य जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मिठाई को खरीदने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे को शब्द को हम
लुप्त है, मगर हमको समझना यही है कि क्या कार्य हो रहा है मिठाई को खरीदने का, तो इसलिए ये कर्म कारक होगा। तो इस तरीके से ये बहन शब्द, मिठाई शब्द का जो है वो पद परिचय बना। तो ये एक वाक्य में हमने 3 चीज़ों को अंडरलाइन किया था और इन तीनों का पद परिचय इस प्रकार से बना। अब दूसरा वाक्य है बुराइयों से दूर रहो। अंडरलाइन वर्ड है बुराइयों। अब बुराई शब्द जो है वो मन का भाव है, लेकिन जब हम इसका पद परिचय दे रहे हैं बुराइयों, तो हमने इसको रखा है जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, एक बुराई नहीं है, बुराइयों बहुवचन है और अपादान कारक है। अपादान कारक की क्या पहचान होती है? से, अपादान से और अलग होने के अर्थ में। बुराई से क्या करना है? दूर रहना है, अलग रहना है, तो ये अपादान कारक में आएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बुराइयों शब्द जो है वो तो मन का भाव है, अच्छाई बुराई। एक बात का यहाँ ध्यान रखिए, जब भी भाववाचक संज्ञा बहुवचन में होती है तो उसको हम जातिवाचक में मानते हैं, उसको फिर आप भाववाचक में नहीं रखोगे। अगर केवल बुराई शब्द होता, मनुष्य के अंदर एक ना एक बुराई अवश्य होती है, तो बुराई शब्द अगर होगा तो वो बनेगा भाववाचक, लेकिन बुराइयों से दूर रहो तो ये बन गया जातिवाचक। तो जहाँ पे भी बुराइयों, अच्छाइयों इस तरीके से शब्द आते हैं वो जातिवाचक में रखे जाते हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बता दिया लिख के भी, ताकि आपको याद रहे। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में होता है तो वे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और क्या ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, कुछ व्यक्तिवाचक पद भी जातिवाचक का कार्य करते हैं और जातिवाचक पद व्यक्तिवाचक का कार्य कर सकते हैं। यानी देखने में आपको लगेगा कि ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन वो किसका काम कर रहा होगा? व्यक्तिवाचक का। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। बेचारे सूरदास को कुछ दे दो। अब आपने पढ़ा है सूरदास, अरे ये तो महान कवि थे, आपने चैप्टर भी पढ़ा है सूरदास के पद और गोपियों का वर्णन, तो सूरदास तो एक महान कवि हुए हैं, पर यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? जातिवाचक का, क्योंकि यहाँ पे सूरदास से तात्पर्य है किसी अंधे व्यक्ति से। तो सूरदास जो है वो व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक का कार्य कर रहा है, किसी अंधे के लिए ये बात कही गई है। इसी तरीके से विभीषण, भारत में विभीषणों की कमी नहीं है, यानी भेद पाकर और दूसरे को भेद बता देना और उसका काम बिगाड़ देना, जैसा विभीषण ने किया था, तो विभीषणों की कमी नहीं है। इस तरीके से भी विभीषण शब्द आने से वो किस में चला जाता है? जातिवाचक में। अब एक उदाहरण हम देखते हैं। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब नेताजी शब्द जो है उसको हमने रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब आप कहेंगे कि मैम नेताजी, ये तो कोई भी नेता हो सकता है, पर हर कोई नेता ये नहीं कहता कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। तो नेताजी शब्द जो है वो किसको दर्शा रहा है? सुभाष चंद्र बोस को, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरीके से बापू हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, तो बापू किसी के भी पिताजी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बल्कि किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तो इस तरीके से ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि ये जातिवाचक का तो नहीं है या व्यक्तिवाचक का है। और इसमें आपने क्या बात याद रखनी है? पद परिचय देते समय वह पद वाक्य में किस रूप में कार्य कर रहा है, इसे अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कि वो, अगर हम केवल शब्द को देखेंगे, यहीं पे अब शब्द और पद का अंतर भी हमें पता चलता है कि अगर हम शब्द को देखेंगे तो वो स्वतंत्र है। अगर हम बापू शब्द बोलेंगे तो कोई भी बापू हो सकता है, अगर हम नेताजी बोलेंगे तो कोई भी नेताजी हो सकते हैं। वाक्य में आने के बाद ही उसका अर्थ हमें पता चलता है कि वो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है, तो इसीलिए वो पद बन जाता है, फिर वो शब्द नहीं रह जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको कारक की चर्चा हमने की यहाँ पे कि भेद, लिंग तो आप जानते हैं, भेद आपने तीनों पढ़ लिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लिंग के बारे में स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको मालूम है। वचन भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। अब बचता है कारक। कारक के बारे में और उसके चिन्हों के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ।
आप इसको जरूर से याद करिएगा, इससे आपको कारक पहचानने में आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कारक और कारक के चिन्ह। जैसे कर्ता शब्द अगर कर्ता कारक होगा तो उसका चिन्ह होता है ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, और उसमें भी के द्वारा, यानी यहाँ पे किसी साधन की बात होती है। बच्चा गेंद से खेलता है, बस से स्कूल जाता है, कोई साधन होता है उसमें, वहाँ पे अगर से लगता है तो वो करण कारक होता है, क्योंकि से शब्द जो है वो 2 बार आता है, एक यहाँ पे आएगा और आपादान में भी से आएगा। तो दोनों की पहचान हमें कैसे पता करनी है? एक में तो साधन है और चौथे नंबर पे आता है संप्रदान, जिसकी पहचान होती है के लिए। जैसे यहाँ पे था छोटी बहन के लिए, तो ये क्या है? संप्रदान कारक। कर्ता ने, करीम ने क्या हुआ? ये कर्ता कारक। इसी तरीके से आपादान से, यहाँ पे से का मतलब क्या है? अलग होना। जैसे बुराइयों से दूर रहो, बुराइयों से दूर रहना यानी अलग रहना चाहिए हमें, तो ये आपादान कारक में आया। इसी तरीके से संबंध में का, के, की या रा, रे, री, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी, इस तरीके से भी संबंध पता चलता है, तो ये संबंध कारक होता है। इसमें मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, मीरा का घर। तो मीरा का शब्द जो है वो संबंध को दर्शाता है। अधिकरण की पहचान होती है में, पर, और संबोधन किसी को पुकारने के लिए होता है हे और अरे। तो ये कारक और उनके चिन्ह आपको याद करने हैं और भेद भी आपने याद कर लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो ये मेन पॉइंट्स है इन पे भी आप ध्यान अवश्य दीजिएगा। अगली वीडियो में हम सीखेंगे सर्वनाम को किस तरीके से पहचाना जाए।